हो गया? चलिए, अब चलिए सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज जो आपको टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आप लोग सुने तो होंगे इस सभ्यता के बारे में। हम थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि एक जगह लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता और एक जगह लिखा है हड़प्पा सभ्यता। ये दो तरीके से क्यों बोला जाता है? एक बार इसको सिंधु घाटी सभ्यता और एक जगह लिखा है हड़प्पा सभ्यता। ये दो तरीके से जी बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने बताया सबसे पहले आ जाइए। देखिए आप लोग जिनको आना है उनका मत कीजिए, बैठ जाइए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा होता है ना, आप लोग बैठ जाइए, जिनको भी आना बैठ जाए। देखिए सबसे पहले भारत की जो सब विकसित सभ्यता थी उसकी खोज हुई हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? एक स्थान है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जब इस बैठ जाइए और थोड़ा बात मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए हमारी बात मत कीजिएगा। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसकी जब खोज हुई थी तब भारत और पाकिस्तान बटा नहीं था। बटा था? एक ही था। कब बटा है? 1947 में। यानी जब खोज हुई थी तब पाकिस्तान का एरिया और भारत का पूरा एरिया एक ही था उस समय जब खोज हुई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा में एक टीले का पता चला, इसकी खोज हुई हड़प्पा में। तो हड़प्पा में खुदाई के दौरान बहुत सी चीज़ें मिली। ठीक है, बहुत से चीज़ें मिली और उससे ये पता चला कि भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता, कार्बन डेटिंग, सभ्यता को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग, ठीक है, ये कार्बन डेटिंग का सहारा लिया गया। इस कार्बन डेटिंग का सहारा इसलिए लिख दिया गया क्योंकि ये सभ्यता लिखित रूप से जानकारी नहीं है। ये कौन सी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लेख तो मिले हुए हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके अभी तक, तो इसलिए इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो हड़प्पा में पहले खोज हुई। हड़प्पा में जब पता चला तो इसका बड़े पैमाने पे फिर सर्वे किया गया। उसी पाकिस्तान में भी कई और स्थल पहले खोज मिले। सिंधु नदी के किनारे वहाँ पे मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई। सिंधु नदी के किनारे देखिए, सिंधु नदी भारत से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी के किनारे खोज हुई। वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो भी सामान मिला, जो भी सभ्यता की चीज़ें मिली वो बहुत विकसित अवस्था में मिली। ऐसे समझिए, देखिए इसको बहुत सिंपल में ऐसे समझना। मान लीजिए हड़प्पा में खोज हुई तो वहाँ पर ये मार्कर मिल गया और ये डस्टर ये मिल गया, ये मार्कर मिल गया, ये हड़प्पा में खोज हुई। और बाकी जब सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुई यानी मोहनजोदड़ो में, तो ये मार्कर तो मिला ही, ये तो ये क्या कहते हैं, डस्टर मिला ही, ये आपका मान लीजिए चाबी मिल गया, ये चश्मा मिल गया। तो वहाँ पे एक साथ कई चीज़ें मिल गई और ये जो सामान मिला वो हड़प्पा से मिलता जुलता सामान था। यानी जो डस्टर और आपका जो मार्कर मिला हड़प्पा में वो मोहनजोदड़ो में भी मिला, लेकिन उसके अलावा भी और सी चीज़ें मिल गई। ये हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे वहाँ पे जो सामान मिले, जो भी भांड मिले या जो भी क्या कहते हैं मकान मिले, वो सब एक समान थे लेकिन और भी विकसित रूप में मिल गए। इसलिए क्या कहते हैं, हड़प्पा के जगह इसको बाद में कहा जाने लगा सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि उस स्थान मोहनजोदड़ो वो है सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण
वहाँ सभ्यता और विकसित रूप में मिल गई। तो इस कारण वहाँ पे ये क्या कहते हैं, सभ्यता को हमने कहा जाने लगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो क्या कहने लगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो भी स्थल मिले वो बहुत विकसित रूप में थे। लेकिन पहले खोज हुई हड़प्पा में, इसलिए कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सिंधु नदी के किनारे जो भी स्थल मिले हैं बहुत विकसित रूप में मिले हैं, इसलिए उस सभ्यता को कहा जाने लगा सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन अब खोज और होने लगी, पूरे पाकिस्तान में कई जगह मिला। अगर हम इसका क्षेत्र देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, दुनिया में 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिला। कहाँ कहाँ मिला, भारत में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान किसने का, बलूचिस्तान भी एक राज्य है पाकिस्तान का, ठीक है, वो पाकिस्तान में ही। तो ये 3 जगह मिला। आज़ादी के पहले जब पाकिस्तान में खुदाई हुई तो लगभग 475 स्थल मिले, और उसके बाद जब भारत में खुदाई हुई, यानी खुदाई का मतलब जब वहाँ सर्वे हुआ और पता चला, तो भारत में लगभग 975 बस्ती मिल गई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1400 स्थल खोजे गए, और उन 1400 स्थल में अकेले भारत में सर्वाधिक मिला है, क्या कहते हैं, 975। भारत में ही मिल गया है। तो इस सभ्यता का विस्तार जो है भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल पे है, मुंडीगाग और सुतगुई, और पाकिस्तान और भारत में कई स्थलों में ये विकसित रूप में पाई गई। तो पहली चीज तो आप लोग ये समझ गए यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। अब अलग अलग विद्वानों को ये राय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे हैं वो क्या प्राचीन काल से भारत में ही थे या बाहर से आए थे, मतलब कहाँ से आए थे, इसका उद्भव क्या हुआ। क्योंकि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है तो दुनिया में और भी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। तो कई विद्वानों का ये मानना है कि जो भारत की सभ्यता थी वो विदेशों से लोग आए और इस सभ्यता का जन्म दे के यहाँ से चले गए। कई विदेशी लोगों का मानना है कि भारत में जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो विदेशों के कारण हुई। तो उनका मत, उनका आधार क्या है देने का, तो उन्होंने एक तुलना किया है कि जैसे वहाँ पर जो चबूतरा बनाया जाता था, हम जब देखते हैं क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ पर एक सभ्यता है सुमेरियन की सभ्यता। वहाँ पर हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो एक चबूतरा बनाया जाता है। वो जो चबूतरा बना है भारत में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे स्थल से मिला है कि उस चबूतरे से समानता है। वहाँ पर उसको जिगुरत कहते थे। तो वहाँ विद्वानों ने ये कहा कि ये तो मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है। लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना कर लें, हम लोग तुलना करते हैं कि आखिर अंतर क्या है। ठीक है, अगर हम पहली बात देख लेते हैं कि दोनों सभ्यता में अंतर क्या है। भारत की जो ये सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहला पॉइंट है ये नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पे जो भी मकान मिले हैं सिंधु घाटी में खोज के दौरान, वो एक क्या कहते हैं व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। यानी जो मकान की डिजाइन थी वो हर जगह एक व्यवस्थित तरीके से थी। लेकिन मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन की सभ्यता में जो मकान थे वो अव्यवस्थित थे, यानी वहाँ जो मकान थे वो अव्यवस्थित थे, यानी एक तरकीब से नहीं बने। दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी क्या कहते हैं निर्माण कार्य किया गया है उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? पक्की ईंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, ज़्यादातर
कहीं कहीं कच्ची ईंट भी मिला है, लेकिन ज़्यादातर 80% यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखेंगे तो यहाँ पे कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। तीसरा अंतर देख लीजिए, अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर का साक्ष्य मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है। तो ऐसे क्या कहते हैं, सिर्फ एक चीज पैमाने पे किसी सभ्यता को ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सभ्यता वहाँ से ली गई है। तो आखिर ये सभ्यता क्या कहते हैं कहाँ है? भारत में। हमने आपको देखिए कल ही बताया था कि मेहरगढ़ में, हमने बताया था ना, नवपाषाण काल का एक स्थान था मेहरगढ़। वहाँ पे लोग खेती करते थे, गेहूँ और जौ की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे। वो लोग भी मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए थे, तांबे का उपयोग करते थे। ये 4-5 जो आपको ये कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, ये कॉमन चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भी था। वो भी एक कॉमन चीज़ करते थे, यानी कपास की खेती करते थे, गेहूँ की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे। तो ये क्या कहते हैं मिलता है। इसी प्रकार राजस्थान में एक स्थान है सोटी, स्थान है राजस्थान में, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वो मिट्टी के बर्तन की बनावट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जितने भी खुदाई से मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो पूरा मिलता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये भारत की सभ्यता है, ये विदेशों के द्वारा नहीं मिली। ठीक है, तो हम अभी आपको लिखवाएंगे कि कौन कौन विद्वान क्या क्या कहते हैं। तो ये मानता थी। तीसरा यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रजाति के लोग पाए गए हैं? 4 प्रजाति के। ठीक है, इसमें पहला पाया है ऑस्ट्रेलियन। खुदाई में ये 4 प्रजाति के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई है, 4 प्रजाति के लोग पाए गए हैं। ठीक है, प्लूटो ऑस्ट्रेलियन एक प्रजाति होती है मानव की। मानव की देखिए पूरे दुनिया में अलग अलग प्रजाति है के लोग रहते हैं। हाँ, तो इसी में प्लूटो ऑस्ट्रेलियन ये क्या कहते हैं, इस समय भारत के मध्य भारत में ये लोग रहते हैं। मध्य भारत में ज़्यादा चीज पाए जाते हैं ये लोग। ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान आप लोग लिख लीजिए 4 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, अब यहीं पर रुकना है। सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जन्मदाता थे वो थे भूमध्य सागरीय। जो जिस प्रजाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, उस विकास में भाग लिया, वो प्रजाति थी भूमध्य सागरीय। ये आजकल दक्षिण भारत में रहती है। ऐसा मानना है कि इसके बाद जो सभ्यता, वैदिक सभ्यता आई थी, जो आर्य लोग आए थे, उन्होंने इनको क्या कहते हैं अपनी नई सभ्यता का जन्म दिया, तो ये लोग साउथ में जाके बस गए। इसीलिए भारत में जो हम लोग दिशा देखते ना, लोग कहते हैं कि द्रविड़ यानी साउथ में जो लोग रहते हैं वो वास्तव में ही सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता थे। ठीक है, साउथ दक्षिण में
तो भूमध्यसागरीय लोग आजकल भारत के दक्षिण में पाए जाते हैं, यानी दक्षिण के जो स्टेट है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये स्टेट है ना, यहीं पे जो लोग रहते हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। मंगोलाइड ये पहाड़ी प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे आपका असम हुआ, सिक्किम हुआ, आपका मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, वहाँ पे ये आपके मंगोलाइड पाते हैं। और आखिरी है अल्पाइन। अल्पाइन लोग क्या कहते हैं, भारत में ये भी कर्नाटक क्षेत्र में ये भी पाए जाते हैं, दक्षिण में ही थोड़े पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान ये 4 प्रजाति के लोग पाए गए हैं। इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी के जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर होगा भूमध्यसागरीय। ठीक है, देखिए एक, अब देखिए इन 4 में से हम ऐसे इसको मिटाते ना, एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसमें दिया था डिग्री को, पूछा गया था इसमें से कौन सी प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई है। समझ में आया आप लोग? अल्पाइन पाई गई थी, लेकिन अल्पाइन को हमने मिटा दिया, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये है नहीं, ये ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चारों प्रजाति जो हमने पहले बताया था अल्पाइन, ये पाई गई थी। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का की तिथि क्या है, काल क्या है, इसका काल क्या है, अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। अब हम आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता का काल क्या है। कार्बन डेटिंग से इसका जो काल माना गया है वो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में। तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सब बताते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन कभी भी आता है, कार्बन डेटिंग से जो निकाला गया है वो 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता 3500 ईसा पूर्व में ये लोग रहे होंगे और इनका अंत हो गया होगा लोगों का 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, उसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग ये कहता है कि 900, ठीक है, लगभग 900 साल ये लोग रहे होंगे, उसके बाद खत्म हो गए लोग, यानी दक्षिण में चले गए। खत्म होने का मतलब है कि साउथ में चले गए। मार्टिन वीलर कहते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये लोग थे, यानी लगभग 1000 साल इनकी सभ्यता रही होगी। उसके बाद आर्य लोग आए, आर्य लोगों ने अपनी नई सभ्यता का जन्म दे दिया और ये लोग कहाँ चले गए, दक्षिण चले गए। ठीक है, मार्शल महोदय को कहते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व, और मैके कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में ये लोग थे। देखिए वैसे तो हमने बताया आपको 1400 स्थल मिले हैं, लेकिन सभी स्थल में छोटा छोटा चीज मिल गया और इतने विकसित सभ्यता में नहीं थे। कुछ ही स्थल इतने विकसित सभ्यता में हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वैसे तो ये ठीक है कि भारत में सर्वाधिक मिला है,
ठीक है, पाकिस्तान में भी मिला है, अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है जहाँ पे क्या कहते हैं उन्होंने मकान बनवाए थे, अपने नगरीय जीवन अपना जिया था, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम उनकी योजना आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किस तरीके से शुरू किया। ठीक है, ये बिटा क्या देखिए, जब खुदाई हुआ था मोटे तौर पे 2 टीले मिलते थे। ठीक है, मोटे तौर पे 2 टीले मिले थे सिंधु घाटी में, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग टीले थे। ये टीला ये होगा पूर्वी, ये हो गया पूर्वी टीला, और ये क्या हो गया, ठीक है, पश्चिमी टीला ये हो गया। ये पूर्वी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला हो गया। ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में अंतर क्या था? पश्चिमी टीला को किले से घेरा गया था, ज़्यादातर वहाँ पर किला हम लोग सुनते हैं ना। ठीक है, आप दुर्ग, बाद में बहुत से किले बने, इतिहास में पढ़ेंगे तो आगरा का किला, दिल्ली का किला, ठीक है, लाल किला, बहुत से, इलाहाबाद का किला, बहुत किला बने। ठीक है, लेकिन किला तो पहले भी हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा रहे थे कि ये क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल में किला मिला है। लेकिन यहाँ व्यवस्थित तरीके से पश्चिमी टीले को यहाँ किला युक्त था। ठीक है, इसको किला बनाते थे और इसके चारों ओर बाउंड्री भी रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर स्थानों से किला नहीं मिला है। ठीक है, ज़्यादातर स्थान से किला नहीं मिला है, थोड़ा सा कुछ जगह से अंतर मिलता है, जैसे कालीबंगा से, राजस्थान में कालीबंगा है, वहाँ पर ये 2 टीले, जो फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 टीले नहीं मिले, एक ही टीला मिला है। वहाँ पर क्या मिला है? एक ही टीला मिला है, 2 टीले नहीं है, एक ही टीला मिला है, और उसको क्या कहते हैं, एक बाउंड्री से घेर दिया गया था। एक बाउंड्री से घेर दिया गया था, कालीबंगा। ठीक है, पाकिस्तान में एक स्थान है चनूदड़ो, वो ऐसा स्थान है कि वो किला युक्त नहीं है, उसका जो पश्चिमी टीला है वो किला युक्त नहीं है, चनूदड़ो। ये क्या है? किला युक्त नहीं है। ज़्यादातर पूर्वी टीले में ही लोग, रिहायशी लोग में रहते थे, या इसमें कई वर्ग रहते थे। लेकिन जहाँ किला ये घेरा था, यहाँ ऐसा माना जाता है, कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे ही जो लोग शासक की पद्धति में काम करते थे वो यहीं पे रहते थे। आप देख लीजिए, जो राजा रहता था वही किला के आगे भी इतिहास में ही देखा गया। तो अपनी सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा करने के लिए ही, यानी यहाँ पर जो रहता था मेन व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, किले में रहते थे, किले के अंदर रहते थे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी। तो यहाँ पे 2 टीले मिले हैं, ज़्यादातर कहते हैं पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला ज़्यादातर किला युक्त नहीं था, पश्चिमी टीला किला युक्त था। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ 2 टीले ना मिलकर एक टीला मिला है। चनूदड़ो ऐसा स्थान है जहाँ पे किला युक्त नहीं है। और एक तीसरा डिफरेंस ये आता है, एक स्थान है धौलीवीरा गुजरात में, उसको 3 भाग में बांटा है। जैसे हमने ये 2 भाग में बांटा है ना, धौलीवीरा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 3 भाग में बांटा है, 1 2 3, ये 3 स्ट्रक्चर बना। योजना देखिए, ये आप लोग समझ में आ गया। अब वो लोग करते क्या थे, आखिर सभ्यता को हम लोग अपनी प्राचीन सभ्यता क्यों बनाते थे? क्योंकि उन्होंने इतने योजना तरीके से हर चीज़ किया कि वो लोग जो रहते थे तो अपने मकान की डिजाइन कैसे करते थे, मकान कैसे बनाते थे। मकान में सामान्यतः 3 से 4 कमरे होते थे, कभी कभी 5 कमरे वाला भी मकान मिला है। ठीक है, मकान में कमरा होता था, कमरा हमने बताया
3 या 4, मैक्सिमम 5 भी हो जाता था, ठीक है। कमरा 3 से 4 होता था। कमरे के बीच में आंगन होता था, ठीक है। दूसरा क्या होता था, आंगन। वहीं पे रसोई घर भी होता था, यानी किचन। चौथा, मकान के अंदर ही कुआं मिला है। ये देखिए, देखने वाली बात है, यहाँ पे मकान के अंदर कुआं मिला है। तो ऐसा आज दिखता है कि नहीं? आप देखिए किसी के मकान में तो कमरा की ऐसी डिजाइन, जो भी कोई आर्किटेक्ट भी मकान बनाता है ना, तो कमरा, बीच में आंगन, फिर राइट में किचन, ऐसे ही सिस्टम बनाता है ना। तो ये जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है वो कहीं ना कहीं एंशिएंट से लिया गया है ना, लिया गया है कि नहीं लिया गया है? आखिर आप उसको कितना भी उसमें ग्रेनाइट पत्थर लगा दीजिए, लेकिन वो डिजाइन तो वही चल रही है ना, बेस तो वही है। आज के 4500 साल पहले ही लिया गया ना, उसको आपने उल्टा नहीं ना किया, वही चल रहा है। सिस्टम क्या चल रहा है, हम लोग वही सिस्टम ले जा रहे हैं। हाँ, उसमें टेक्निक नहीं जोड़ दिया गया है, लेकिन सिस्टम वही है कि कमरा है, आंगन है, रसोई घर है, कुआं। चूँकि पहले गाँव में कुआं होते थे, बाहर बनाने लगे, लेकिन शहरीकरण में वहाँ पे इन्होंने कुआं की व्यवस्था अंदर की थी। कि उसके कारण कुआं क्यों बनाया था अंदर? क्योंकि जो जल निकासी थी, पानी की व्यवस्था थी। आज के तरीके से वहाँ पे क्या कहते हैं, सीवरेज पॉइंट तो था नहीं, मतलब पाइप पानी का तो था नहीं। तो कुआं अंदर बनाने का मतलब था कि पानी को उपयोग करके तरीके से ले जाया जाए, ठीक है। तो ये इनकी योजनाबद्ध तरीका था। दूसरी खास बात थी, बहुत बड़ी खास, जो इनकी सड़कें होती थी वो समानांतर काटती थी। जैसे मान लीजिए एक सड़क ये जा रही है, एक सड़क ये जा रही है, एक सड़क ये जा रही है, तो ये शतरंज की तरह इस तरीके से सड़कें आपस में समांतर रूप से काटती थी। तो ये सड़क जो है एक योजनाबद्ध तरीके से बना था, ठीक है। और उनका विकसित बुद्धि देखिए, ठीक है। बहुत हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है ना, साफ सफाई का, उन्होंने कितना ध्यान रखा था। वो लोग पानी निकासी के लिए नाली बनाए थे और नाली को उन्होंने ढक के रखा हुआ था, और पानी जहाँ गिरता था वो एक गड्ढा बनाया था कि पानी वहीं पे गिरे, ठीक है। तो यानी उनका जो ड्रेनिंग सिस्टम था उस समय, उनकी इतनी विकसित सोच थी कि पानी कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। तीसरा क्या करें, हाँ, जो आज गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारा जो पानी है उसका हमको सही उपयोग करना चाहिए। आज सरकार जो है लोग से कहती है कि जो पानी है उसका नुकसान ना हो, ठीक है। तो उन्होंने उस समय इस चीज़ को देख दिया कि पानी को किस तरीके से सुरक्षित निकासी करके उसका कैसे बचाव किया जाए, ठीक है। ये तो हो गया ड्रेनिंग सिस्टम की बात हो गया। उनके मकान के खिड़की, जैसे ये मान लीजिए आपका ये हॉल है और ये खिड़की है, तो ये हॉल इधर खुल रही है, गली में खुल रही है। वैसे ही उन्होंने ज़्यादातर जो मकान थे, ठीक है, मकान मान लीजिए गली गई है, ये गली है और ये मेन रोड है, मकान की जो खिड़की थी वो इधर खुलती थी गली की तरफ, यानी मेन रोड पे खिड़की नहीं खुलती है। तो ये इनका क्या, ये प्लानिंग सिस्टम है, योजनाबद्ध तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाया जाता है। विश्व की किसी भी सभ्यता में इतना नहीं दिखाया जाता है, मतलब इतना नहीं हमने देखा है, ठीक है। तो ये इनकी योजनाबद्ध तरीका था सिंधु घाटी सभ्यता का। आप लोग समझ में आया कि नहीं ये चीज़? अब सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ इतने साल से खोज हो रही है। देखिए, आप एक चीज़ को तो समझिए, कितने साल पुरानी है ये सभ्यता है? अलग अलग है। कार्बन डेटिंग का मान लीजिए 3500 ईसा पूर्व, तो कितने साल पहले हुई? 3500 ईसा पूर्व। कितने साल पहले हुई? आज से कितने साल पहले की? 5000 मान लीजिए, लगभग 5000 साल पहले, ठीक है। पता कब चला? आप सोचिए, आपको थोड़ा अब यही आप लोग सोचिए, 5000 से 1921 में कितने वंश भारत में शासन कर चुके थे ना। कितना इतिहास, कितने इतिहास का दर्द है ना, लेकिन किसी को पता नहीं चला, ठीक है, किसी को पता नहीं चला। ये तो अंग्रेज़ों की देन थी कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया भारतीय पुरातत्व। उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक काम ही था कि उन्होंने इसको खोज डाला, ठीक है।
खोज डाला तब ये पता चला। तो वैसे तो अभी हम आगे बताएंगे ना, लॉर्ड कर्जन एक गवर्नर जनरल था भारत में, उसने ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद ही भारत में इतिहास की खुदाई का बहुत तौर तरीके से विकसित रूप से हुआ और आगे बढ़ता गया। उसके बाद कई चीज़ें खुदाई, बहुत सी चीज़ें भारत को पता ही नहीं चला था। भारत की बहुत सी चीज़ें बाद में जो थी हजारों साल पहले, लेकिन पता चले बाद में। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले थी, पता चला बाद में। हाँ ये तो हाँ ठीक है, चलिए हम इसी पे आ रहे हैं। अब देखिए पहले विस्तार देख लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग माना जाता है 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। सिंधु घाटी का पूर्वी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा अपने उत्तर प्रदेश में ही मेरठ जिले में, आलमगीर। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? सुल्तानगढ़। ये पश्चिम में, उत्तर में है मांडा और दक्षिण में जैनाबाद। ये पूरब हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये सबसे पूरब का स्थान आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, सुल्तानगढ़ ये पाकिस्तान में है, और उत्तर मांडा कश्मीर में है, दक्षिण में जैनाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 स्तर है जिसको हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब खोज हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ, तो अनेक स्थलों से अनेक चीज़ें समान पाई गई, लेकिन कौन सी चीज़ें उनमें भिन्नता थी। बहुत सी खुदाई हुई, बहुत से स्थल मिले। तो जैसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जाने। हड़प्पा, ठीक है, 1921। ठीक है, ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा एक स्थान है, वहाँ रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहिबी, उन्होंने इसकी खोज की जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो हड़प्पा से कई चीज़ें मिली। ठीक है, हड़प्पा में खुदाई के दौरान हमको क्या क्या मिला। ठीक है, हड़प्पा में जो टीला था, हड़प्पा में पश्चिम की जो टीला था उसको एबी टीला कहते हैं। हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे हड़प्पा है, ये 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है लगभग। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है हड़प्पा आपका। देखिए हड़प्पा जो एबी टीला है, इसमें किला पश्चिम में था। हमने बताया कि पश्चिम में ही किला होता था। किले के बाहर उत्तर दिशा में एक एफ टीला बना है, एफ टीला। इस टीले पे वहाँ पे 18 वृत्त आकार के चबूतरे मिले। इन चबूतरों का काम, उस चबूतरे की जब को पता चला तो वहाँ अनाज के दाने मिले हुए थे। क्या मिले थे? अनाज के दाने। तो उससे क्या पता चलता है? वहाँ पे उसको पीसा जाता था।
यानी उन चबूतरों का उपयोग इसलिए किया जाता था, उस समय चक्की तो थी नहीं, तो उस अनाज को पीस कर ये लोग उपयोग करते थे। ठीक है। और इसी टीले में, इसी एक टीले में 15 मकान, 15 कमरे मिले। तो 15 कमरे माना जाता है, इसी को कहा जाता है श्रमिक आवास। मतलब श्रमिक लोग यानी मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है। दुर्ग के दक्षिण में देखिए, यहाँ से कब्रिस्तान मिला है। दुर्ग के दक्षिण में यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ठीक है। यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ये देखिए, बेसिक चीज़ें हमने आपको बताया कि हड़प्पा में पश्चिम में एक टीला मिला है, 150 हेक्टेयर यानी क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे था। उसके उत्तर में एप टीला मिला। इसी एप टीले में 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। उस चबूतरे का उपयोग किया जाता था अनाज कूटने के लिए। वहाँ 15 कमरे मिले हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, श्रमिक लोग रहते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये देखिए सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। सिंधु नदी, नदी क्या हो गई? सिंधु नदी। मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? ये देखिए, एक कमरे में खुले रूप में करीब दर्जन भर यानी 12 से अधिक, उससे भी अधिक क्या कहते हैं, डेड बॉडी मिली थी। इसलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है। कब्रिस्तान नहीं मिला है। एक कमरे में ओपन टाइप में, फिर बता रहा हूं आपको, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ओपन टाइप में डेड बॉडी मिली है, इसीलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। स्तूप का टीला, स्तूप का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्तूप क्या है? स्तूप सुना है कि नहीं सुना है? स्तूप नहीं सुना है? बनारस में देखे कहाँ पे? सारनाथ में। तो क्या है? सिर्फ देख के चले आए। आखिर वो है क्या? वो एक पूजा स्थल है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जैसे हर धर्म का अपना पूजा होता है ना। हिंदू धर्म में मंदिर है, इस्लाम धर्म में मस्जिद है, ईसाई धर्म में चर्च है, वैसे ही बौद्ध धर्म में अपना एक पूजा स्थल है जिसको स्तूप कहते हैं। जब कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने यहीं पे शासन करता था, उसने क्या किया, मोहनजोदड़ो के आसपास एक स्तूप बनवा दिया। तब से इसको स्तूप का टीला भी कहा जाता है। कनिष्क के साम्राज्य में, कनिष्क का काल पहले क्या कहते हैं 78 ईस्वी के आसपास से पहले ही उसने किया था। ठीक है। उसको तो जानकारी थी, वहाँ पे उसने टीला बनवा दिया। ठीक है। स्तूप का टीला ये इसको कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा नगरीय स्थल है। यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, ये जान लीजिए। लेकिन यहाँ की मोहनजोदड़ो में खुदाई में जो भवन मिले हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से मिले हैं। इसमें एक भवन है स्नानागार। ठीक है, स्नानागार।
स्नानागार बहुत बड़ा था, बृहद स्नानागार कहिए, क्योंकि इसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा था, लगभग 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहराई थी। ठीक है, तो लगभग जो हमें लग रहा है ये आपका हॉल है उतना उससे भी बड़ा होगा अगर आप नापेंगे। ठीक है, तो उतना बड़ा स्नानागार था। तो वास्तव में क्या कह रहे हैं, हाँ कह सकते हैं वर्तमान, लेकिन उस स्नानागार का उस समय क्या उपयोग होता था। यहाँ पे सीढ़ियाँ जो बनाई गई थी, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि स्नानागार पे उतरने के लिए, फर्श पे उतरने के लिए सीढ़ी किस दिशा में बनाई गई थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ी बनाई। स्नानागार का उपयोग वास्तव में इसका सामूहिक रूप से बहुत लोग मानते हैं कि उपयोग किया जाता है। ये जल पूजा का स्रोत माना जाता है भारतीय इतिहास में, कि लोग आते थे और सामूहिक रूप से यहाँ पे स्नान करके, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, एक साथ क्या कहते हैं जल पूजा की प्रक्रिया यहीं से मानी जाती है कि ये करते थे। इसलिए इस जो बृहत स्नानागार का उपयोग, जो इतिहासकार कहते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक रूप से था, यानी धार्मिक रूप से जल पूजा के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इससे भी बड़ा, स्नानागार से भी बड़ा एक भवन मिला है, उसको हम लोग कहते हैं अन्नागार। तो अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा भवन था अन्नागार। लगभग 150 × 75 मीटर पे, लगभग लंबाई चौड़ाई पे ये अन्नागार था। आखिर इतना बड़ा अन्न रखने का स्थान क्यों किया गया था? 150/75 लगभग। माना जाता है कि उस समय के जो भी राजा रहा होगा, जो भी वहाँ का मेन व्यक्ति रहा होगा, वो अनाज को कर के रूप में जमा करता होगा, ऐसा माना जाता है। इतना बड़ा अन्नागार का साक्ष मिलने के कारण इतिहासकार ये मानते हैं कि वहाँ पे अनाज को टैक्स के रूप में लेकर रखा जाता था। यहाँ पे अन्नागार तो आज भी देखिए, आज भी गांव में जब जाते हैं तो मिट्टी की ढेरी मिलती है, मिलती है ना, और विकसित रूप में लोग टीन का, लोहे का जो भी बनाते हैं, लेकिन डेयरी बहुत पहले से ही गांव में रखी जाती थी। और ये तो बहुत बड़ा बना था, लेकिन गांव में आप देखे होंगे कि डेयरी मिट्टी की बनी होती थी, उसमें लोग अनाज रखते थे। तो यहाँ भी बहुत बड़ा अन्नागार बना है। अन्नागार के साथ ही यहाँ पे और भी दो निर्माण बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे सभा भवन बना है, सभा भवन यानी राजनीतिक रूप से कुछ लोग मीटिंग करके एक स्थान पे, आज भी कई जगह सभा कक्ष होता है ना, तो वहाँ पर ये सभा भवन मिला है। और क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो में ये, और इसके साथ ही साथ एक और मिला है स्नानागार के पूरब की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में मिला है आपका पुरोहित आवास। ये पुरोहित आवास मिला है। चंगुलपुरो ये पाकिस्तान में है। 1931 में इसकी खोज की थी एंटी मजूमदार ने। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका क्या होता है? हाँ, एक माला टाइप की होती है, ठीक है, वही बना। यहाँ पर चनूत्रो, ये पाकिस्तान में है,
वहाँ पर ये फैक्ट्री रही होगी, वहीं पे ये बनता था, वहीं पे ये साँच मिला है हार टाइप का होता है। वास्तव में ये जानवर जो आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जानवरों को कहीं कहीं जगह पे बड़े बड़े लोग मोती का हार पहनाते हैं, बड़ा बड़ा, वही है वास्तव में। वो हरे रंग नीले रंग का बड़े बड़े वो होता है जी, वही मन का है ये, वही उसी का कार्य है, ठीक है। वही ये मिला है चनुद्रों में। देखिए हर जगह ईंट का प्रकार मिला है, यहाँ पर वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ पर वक्र आकार का ईंट मिला है चनुद्रों से। और यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई पाइप, जो नाली मिली है, मिट्टी की बनी हुई पाइप मिली है। पाइप मिली है यहाँ से। ये जितने भी स्थान है इस समय ये पाकिस्तान है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुद्रो, बता दे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए, जो चीज़ जिस स्थल से जहाँ मिली है उसके पहले भी कई सभ्यता उसके रही है, यानी 3 चीज़। हड़प्पा पूर्व सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा की सभ्यता, तीसरा है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, और चौथा है तीनों कालों का स्थल। मतलब ऐसे स्थल कौन से हैं जो हड़प्पा के पहले भी थे, मतलब जहां हड़प्पा के पहले भी सभ्यता थी, इसका मतलब हो गया हड़प्पा पूर्व सभ्यता है। ऐसे स्थल, वो स्थल जो हड़प्पा पूर्व में थे, हड़प्पा की सभ्यता तो हम पढ़ ही रहे जो हड़प्पा में थे। ऐसी सभ्यता जो हड़प्पा खत्म हो गई उसके बाद भी उस स्थल से हड़प्पा के बाद के काल में मतलब मिले हैं साथ, इसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल, यानी उत्तर हड़प्पा सभ्यता। और तीनों कालों में, यानी हड़प्पा पूर्व यानी पहले भी मिला है तो वहाँ पे साथ हड़प्पा काल के तो मिले ही हैं, और उत्तर हड़प्पा के बाद के भी मिले हैं काल। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जैसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, जैसे जिस जगह थी उसके पहले भी सभ्यता के साथ मिले। जैसे आपका कालीबंगा, भारत का ये उदाहरण देते हैं, कालीबंगा ये हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से हड़प्पा के पहले की सभ्यता का पता चला है कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। और राखीगढ़ी ये भारत में, ठीक है। हड़प्पा स्वयं तो पाकिस्तान का हड़प्पा है, उस वहाँ पे पूर्व की सभ्यता का पता चला है। आमरी है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे हड़प्पा के पहले सभ्यता थी। रंगपुर ये भारत में है, और रोजदी, यहाँ पे तीनों कालों की सभ्यता का पता चला है। रंगपुर और रोजदी, यहाँ पर हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा के बाद तीनों कालों की सभ्यता का पता चलता है रंगपुर और रोजदी में। ये समझ गए आप लोग?
देखिए अभी तक जो हमने आपकी सभ्यता की विशेषता यह बताया था कि कहाँ कहाँ मिला था। अब आप आ जाइए कालीबंगा। ये राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा ये कहाँ है? राजस्थान में। 1951 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष, बीबी लाल ने, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा के पहले की सभ्यता का भी पता चला है। यहाँ से जब खुदाई हुआ था तो यहाँ पे कई चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, जैसे खेत जुताई के साथ जो खेती की जाती है तो यहाँ पर खेती के हल के निशान मिलेंगे। हल यानी खेती को जोतने के लिए। तो यहाँ पे क्या मिला है? हल मिला है। हल नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए हल रेखा मिली है, हल तो बनावली में मिला है मिट्टी का। देखिए आप लोग बिल्कुल सटीक, हल हमने नहीं कहा मिला जी, ऐसे लिखते खेत के जुताई के साथ। ठीक, हल ये मिला है। दूसरा यहाँ हवन कुंड, एक जगह हवन कुंड के साथ, यानी जो हिंदू धर्म में पूजा होती है वहाँ इसके साथ यहीं पे मिले हैं, हवन कुंड के साथ। हवन कुंड के साथ मिले हैं। यहाँ पर अंत्येष्टि जो मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है उसके तीनों प्रक्रिया यहीं पे मिली है। अंत्येष्टि जो किया जाता है वो तीनों प्रक्रिया यहीं पे मिला है। अंत्येष्टि के तीनों प्रकार, ठीक है। वैसे आप लोग 2 प्रकार जाने जाते हैं, लेकिन अंत्येष्टि का धर्म में क्या कहते हैं 3 प्रकार होता है, ठीक है। जैसे एक दफनाने की प्रक्रिया होती है, एक जलाने की प्रक्रिया होती है, तीसरा होता है कि एक ओपन टाइप पे खुले छोड़ देते थे पारसी धर्म में। पारसी धर्म है, पारसी धर्म में उनके यहाँ ये मानता है कि जिसकी डेड बॉडी को वो लोग छोड़ देते थे और क्या कहते हैं वो क्या पक्षी के लिए, ठीक है। चील जो होता था, जो चील नहीं होता था, गिद्ध, सॉरी चील कहिए, गिद्ध कहिए, गिद्ध के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे। तो ये वहाँ पर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो कालीबंगा में अंतिम संस्कार करने का अंत्येष्टि का तीनों प्रक्रिया अंत्येष्टि की तीनों प्रक्रिया कालीबंगा में मिली है, ठीक है। हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर, ये आप लोग लिख लीजिए, कितना याद दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे। हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी मकान बने थे ज़्यादातर पकी हुई ईंटों के बने हुए मकान थे। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कच्ची ईंटों के मकान। यहाँ पर कच्ची ईंटों का मकान मिला है, ठीक है। ये डिफरेंस है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पकी ईंटों का प्रयोग स्नानाघर में या नालियों में कहीं कहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादातर अगर जो मकान बनाए गए हैं वहाँ पर यह कच्ची ईंटों के मकान बनाए गए हैं। यहाँ पे जल निकासी की प्रणाली भी बहुत खराब थी, तकनीक नहीं थी। जल निकासी की तकनीक
जल निकासी की तकनीक का अभाव आप इसे तो ये देखिए, आज हमने इतनी देर तक आपको जो भी पढ़ाया उसका हम थोड़ा सा 5 मिनट रिव्यू कर दे रहे हैं। लग तो रहा है कि आपको सब याद आ गया, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। सिंधु घाटी हमने जब शुरुआत की तो पहले हमने आपको पहला ही चीज़ बताया कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे। हम आपको नामकरण के बारे में बताए, इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा और हड़प्पा क्यों पड़ा। दूसरा टॉपिक हमने लिया था इसकी, ये भारतीय मतलब भारतीयों की देन थी कि विदेशों से। तो हमने तुलनात्मक बताया कि अगर तुलना की दृष्टि से विदेशी सभ्यता का देखा जाए और भारतीय सभ्यता, तो उसमें से ये बात निकलकर सामने आ गई कि ये भारतीय सभ्यता, यानी ये भारतीय सभ्यता और किस प्रजाति के थे ये? भूमध्य सागरीय थे ना। तो आजकल कहाँ है वो लोग? साउथ में। आप हाँ, द्रविड़ जो साउथ के लोगों को कहा जाता है कि उन्होंने तो वैदिक सब यानी आर लोग आए। हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं वो लोग कहते हैं आर हैं, हम लोग को विदेशी माना जाता है, क्योंकि आर लोगों की जब खोज हुई वो कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए। देखिए मध्य अलग अलग देखिए मत है, अभी भी है। तो बाहर का साच और यहाँ का साच तुलनात्मक रूप से जो लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं साउथ का माना जाता है, यानी ये भूमध्य सागरीय हमका माना जाता है। फिर तीसरा आता है सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली थी, हमने बताया। उसका विस्तार पूरब बताया हमने विस्तार, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये 4 जगह उसका विस्तार था। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी, ये हमने आपको बताया। और क्या कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई, वैसे अगर कितने स्थल की खोज हो चुकी है तो हमने बताया है लगभग 1400 स्थल, और 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है सभ्यता, ठीक है। इसके कई स्थल मिले हैं, जैसे हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चनूदड़ो मिला है, और भी स्थल मिले हैं। भारत में भी कई स्थल मिले हैं। हमने आज आपको कालीबंगा के बारे में बता दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, और दूसरा था आपका हड़प्पा था, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा स्थल था वो है राखीगढ़ी, और चौथे देखिए हम आपको 4 क्रम बता देते हैं, इसका पूछा जाता है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा भारत में राखीगढ़ी, चौथा धौलीपुरा। ये भारत में है। तो ये सबसे बड़े से लेके सबसे चौथे क्रम तक का ये है कि ये रहते थे, ठीक है। अब आपको कल कुछ स्थल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये भी आपको बताना है, हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि 3 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद इनका हम आपको बताएंगे राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, धार्मिक और आर्थिक, यानी इन्होंने विकास कर लिया था चारों चीज़ में। इनका राजनीतिक विकास, सामाजिक भी था, धार्मिक और आर्थिक विकास, यानी ये एक पूरी परिपक्व रूप की ये सभ्यता थी जो ये विकास कर चुकी थी, ठीक है। हाँ, और लगभग इसका कार्बन डेटिंग से तो 3500, लेकिन जॉन मार्शल ने जो डेट दिया है उन्हीं का माना जाता है लगभग कि 900 वर्ष के अंदर ये सभ्यता जीवित रही थी, 900 वर्ष तक। फिर इस सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और नई सभ्यता का जन्म हुआ, और नए लोग आए और नए तरीके से इसको विकसित कर दिया, ठीक है। तो भारत के अभी कई स्थल हैं, जैसे लोथल है आपका, धौलीवारा है आपका, ठीक है, राखीगढ़ा, कई मेन स्थल हैं जिनके बारे में आपको कल हम आपको बताएंगे। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? कितने में अगर आपको नहीं समझ में आया जो हमने बताया उसमें से कोई पूछ सकता है।
जितना हमने बताया उसमें से कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन अब सेट किया जाएगा, सिंधु घाटी का एक पेपर होगा, आप लोग का टेस्ट होगा। तो अभी जितना हमने बताया उतना आप पूछ लीजिए कि इसमें से ये समझ में नहीं आया। नाम अभी किनारे आएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी आप सब्जेक्ट बात कीजिए। जी ये लंबाई 7.18 मीटर लंबा था स्नानागार, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था। आप लोग देखिए पढ़ के आइएगा, तो तथ्य बहुत होते हैं, हम तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तथ्य बताएंगे तो बेसिक चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें बस पकड़िए, इसमें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ के आइएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें जितना पढ़ा है उतना ही? हाँ, टाइम हो गया। ठीक है।